गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने बीजेटी में डिस्कस किया था थर्मल रनअवे के बारे में और बायसिंग के बारे में। आज फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। स्टेबिलिटी फैक्टर बेसिकली कल जो लास्ट अपन जहाँ से एंड किया था अपन ने थर्मल रनअवे, उसी को रोकने के लिए ये स्टेबिलिटी फैक्टर डिज़ाइन किया गया था। स्टेबिलिटी फैक्टर उसी का आइडिया लगाने के लिए कि आपका सर्किट कितना स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी फैक्टर डिसाइड किया गया था। आईसी चेंज इन आईसी विद रिस्पेक्ट टू आईबी इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर। वी विल सी इन, हम देखेंगे आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और बीजेटी बायसिंग के कुछ सर्किट हैं, फिक्स बायस, एमीटर बायस, वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड कुछ सर्किट हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सब देखेंगे। और वो सर्किट कैसे बनाए जाते हैं उनके बारे में देखेंगे। और ऑपरेटिंग पॉइंट, एक एग्जांपल की मदद से हम आपको बताएंगे ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है किसी भी सर्किट का। बीजेटी सर्किट का ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, डीसी लोड लाइन क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अपन चेक जा रहे हैं देखने। तो बच्चों, जैसा कि आपको देखने में आ रहा होगा, ये सर्किट है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का। सिंपल सर्किट है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, ये आपको दिख रहा होगा। आरसी आपका लोड है, जो आपका आउटपुट है वो प्लस माइनस VCE है, जो आपका इनपुट है वो IB है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली बच्चों हो ये रहा है कि अपन IB को वेरी करेंगे। ये IB को वेरी करेंगे और अपन देखेंगे कि VCE कैसे कैसे वेरी होता है, IC कैसे कैसे चेंज होती है। IC चेंज होगी तभी आपकी VCE चेंज होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि IC जैसे चेंज होगी वैसे VCE इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC है। ठीक है बच्चों, इस रिलेशन से अपन को पता चल गया है IC और VCE आपस में कनेक्टेड है। तो अपन कोई भी ग्राफ, IC का ग्राफ पता चल जाता है आपको, या IC पता चल जाता है, VCE आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच में जो ग्राफ होता है, आउटपुट करंट क्या थी सर्किट में, IC। ठीक है बच्चों, IC। और आउटपुट वोल्टेज क्या था, VCE। किसी ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछी जाती है तो उसमें आउटपुट वोल्टेज VO और IO के बीच में मेनली ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है, इसमें आपको IC और VCE के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ये कॉमन एमिटर सर्किट है। ठीक है बच्चों, ये अब जो आपका नॉर्मली जब ड्रॉ किया जाता है वेरिएशन इन IB को वेरी किया जाता है, और जब IB को वेरी किया जाता है तो जो अपन को ग्राफ मिलते हैं वो उसका जो पैटर्न होता है वो बच्चों कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि आपको अलग अलग IB में दिखाया गया है। लैब में अगर आप टेस्ट करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही आएगा, क्योंकि ये बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की। देखिए अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें देखने वाली कुछ पॉइंट, जो सेलियन, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो देखने वाले हैं कुछ। तो इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है।
ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये IB इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक है। आपने क्या किया, बेस करंट को 0 किया और जो आपका बेस एमीटर का, इधर ही बना देते हैं, बेस एमीटर का जो आपका बेस एमीटर का जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस होने ही वाला है। ठीक है बच्चों, वो फॉरवर्ड बायस होने ही वाला है। VCC VB। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें मेन 3 रीजन होते हैं। 3 रीजन होते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक में। 3 रीजन कौन कौन से होते हैं? एक होता है कट ऑफ रीजन, एक होता है सैचुरेशन रीजन और एक होता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन कहाँ होता है, सैचुरेशन रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, वो डिपेंड करेगा आपकी बेस करंट की वैल्यू पे। ठीक है बच्चों, अब उसके लिए आपको लोड लाइन जानना बहुत ज़रूरी है। लोड लाइन क्या होता है? लोड लाइन वो लाइन है, वो V और I आपका सर्किट जैसा बना हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन होगा वो क्या होगा सर्किट में, वो कहाँ पे होगा। ठीक है बच्चों, वो डिपेंड करेगा सर्किट के डिज़ाइन के ऊपर। जैसा कि अपन ये देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये है अपन का ये सर्किट है। ठीक है, ये सर्किट है। अब इसमें अपन जब करंट को IC को इक्वल टू 0 पुट कर दें, करंट अगर 0 हो जाएगी तो VCE क्या हो जाएगा, IC इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो जो प्लस VCC है वो VCE के क्रॉस सीधे अपीयर हो जाएगा और VCE इक्वल टू VCC हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को एक पॉइंट मिल गया है कर्व में, एक पॉइंट मिल गया है कर्व में, वो अपन ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि जब अपन ने IC को 0 पुट किया, IC को अपन ने 0 पुट किया, IC 0 पुट किया, उस समय VCE कितना था, उस समय VCE VCC के बराबर था। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट अपन पुट करेंगे। VCE को जब 0 पुट कर देंगे, VCE को 0 पुट कर देंगे, अगर अपन VCE ये है VCE, इसको अपन 0 पुट कर देंगे अगर, तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, IC इक्वल टू VCC डिवाइड बाय RC हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उसको अपन प्लॉट कर लेंगे ग्राफ में। ग्राफ ये रहा। अब इसमें अगर VCE इक्वल टू 0 हो जाए तो IC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपन ने कैलकुलेट किया VCC डिवाइड बाय RC और यहाँ क्या वैल्यू थी VCC। ये 2 पॉइंट मिल गए। जैसे ही अपन को ये 2 पॉइंट मिल गए तो अपन ने 2 पॉइंट को बिना जोड़ के लाइन बना दी। तो जितने भी आपके बीच की करंट्स होंगी या बीच के जो VCE वोल्टेज होगा, करंट होगा, वो आपके इसी पॉइंट में, इसी के करस्पॉन्डिंग मूव होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपका सर्किट की ये प्रॉपर्टी है। सर्किट आपका लीनियर रेजिस्टिव सर्किट है जिसमें कि आपकी एक डिवाइस ट्रांजिस्टर आपने लगाया हुआ है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है। ये कैरेक्टरिस्टिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ IB, अलग अलग IB के करस्पॉन्डिंग ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें आपका किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा होगा, किस पॉइंट पे आपका BJT ऑपरेट कर रहा है, किस पॉइंट पे आपका सर्किट, क्योंकि आपका सर्किट पूरी लाइन पे एक टाइम पे नहीं ऑपरेट करेगा, किसी एक पॉइंट पे ऑपरेट करेगा। वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा IB की वैल्यू क्या है।
IB की वैल्यू, मान लीजिए IB इक्वल टू 0 है, बेस करंट आपने 0 कर रखी है, तो आप ये IB की कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिस्टर की बनाएंगे और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट पे इस समय आपका ट्रांजिस्टर काम कर रहा है और जब IB 0 है उस समय जो ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी रहती है, उस समय जो जिस मोड में काम कर रहा होता है ट्रांजिस्टर, वो होता है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में क्या होता है? कट ऑफ रीजन में दोनों जंक्शन, बेस एमीटर और बेस कलेक्टर, दोनों जंक्शन ऑफ होते हैं, रिवर्स बायस होते हैं, रिवर्स बायस होते हैं। दोनों डायोड, एमीटर डायोड एंड कलेक्टर डायोड, कुछ भी आप बेस एमीटर जंक्शन कह लीजिए, आप एमीटर डायोड कह लीजिए, बेस कलेक्टर जंक्शन कह लीजिए, कलेक्टर डायोड कह लीजिए, आप कुछ भी कहें, वो आपका रिवर्स बायस रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस रीजन को जहाँ पे आपकी लोड लाइन IB इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट करती है, उसके नीचे का जो पॉइंट रहता है, इसके नीचे का जो रीजन है, ये आपका कट ऑफ रीजन कहलाता है। ये कट ऑफ रीजन है। अब बात करते हैं सैचुरेशन रीजन की। देखिए, आप बेस करंट इंक्रीज अपन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में अपन ने रिलेशन देखा था IC इक्वल टू बीटा IB। पर बच्चों ये जो रिलेशन है IC इज इक्वल टू बीटा IB का, ये तब तक फॉलो करेगा जब तक कि सैचुरेशन नहीं आ जाता है, जब तक कि सैचुरेशन नहीं आ जाता है। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे, बेस करंट बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, IC इंक्रीज होती जाएगी, पर जब सैचुरेशन आ जाएगा उस टाइम पे बेस करंट इंक्रीज करने पे ये रिलेशन फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जंक्शन थे अपने बेस एमीटर जंक्शन, जब एम्पलीफायर की तरह कोई डिवाइस एम्पलीफायर की तरह काम करती है, तो अपन ने क्या बताया था उस समय, आपका बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता था। पर जैसे जैसे अपन IC की वैल्यू बढ़ाएंगे, IC की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे जो जंक्शन बेस एमीटर जंक्शन था वो रिवर्स बायस की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही वो बेस एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस हुआ, बेस एमीटर जंक्शन रिवर्स बायस हुआ, मतलब धीरे धीरे वो कट ऑफ रिवर्स बायस की तरफ आ जाएगा, बायसिंग वोल्टेज कम होता जाएगा और आपका सैचुरेशन को अचीव कर जाएगा। मतलब एक तो बेस एमीटर जंक्शन, बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस कलेक्टर जंक्शन आपका रिवर्स बायस होना चाहिए। जब बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता था तब वो एक्टिव रीजन में रहेगा। जैसे ही आपका बेस कलेक्टर जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया तो क्या होगा बच्चों? होगा ये कि आपकी रिवर्स करंट फ्लो करने लग जाएगी और डिवाइस सैचुरेशन में चली जाएगी। ठीक है, ऐसे जा रही थी करंट फ्लो, कुछ ऐसे था, ऐसे यहाँ जंक्शन था एक, यहाँ दूसरा जंक्शन था, ये रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस। जब ये रिवर्स बायस था तो करंट फ्लो ऐसे कुछ हो रहा था, सर्किट पूरा ऐसे हो रहा था। ठीक है बच्चों, अब ये रिवर्स, ये भी फॉरवर्ड बायस कर दिया है आपने, करंट फ्लो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है बच्चों, जो वैल्यू है इसकी करंट की धीरे धीरे फिर सैचुरेशन की तरफ आने लगेगी और नहीं बढ़ेगी जितनी की बढ़नी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि जब लोड लाइन जिस पॉइंट पे IB इज इक्वल टू IB सेट को, IB इक्वल टू IB सैचुरेशन को टच करती है, उसके ऊपर जो रीजन है वो सैचुरेशन रीजन कहलाता है, सैचुरेशन रीजन। और जब
लोड लाइन IB इक्वल टू 0 को टच करती है, उसके नीचे जो रीजन होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में, वो कट ऑफ रीजन कहलाता है, कट ऑफ रीजन कहलाता है। और जिस समय सैचुरेशन अचीव होता है, जिस पॉइंट पे सैचुरेशन अचीव होता है, वो VCE सेट कहलाता है। उस समय जो कलेक्टर एमीटर जंक्शन का वोल्टेज होता है VCE सेट कहलाता है। वो पूरी तरह से ना डायोड फॉरवर्ड बायस होती है, ना VCE डायोड एमीटर डायोड ना पूरी तरह से फॉरवर्ड बायस होती है, ना रिवर्स बायस होती है। ठीक है बच्चों, VCE सेट जनरली जो आपका BJT में वैल्यू लेते हैं वो 0.2 वोल्ट लेते हैं। ठीक है बच्चों, वो और VCE आपका जो एक्टिव रीजन में पहुंचाने के लिए जो वैल्यू चाहिए रहती है वो 0.5 से 0.7 वोल्ट तक होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तीनों रीजन आपको क्लियर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आपको इसका कंक्लूजन लिखवा देते हैं। एक टेबल है, आप वो चेक कर लीजिए, टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। कंक्लूजन ये रहा कि जब आपकी कट ऑफ रीजन में क्या होगा, आपकी एमीटर डायोड और कलेक्टर डायोड ऑफ कंडीशन में रहेगी। कट ऑफ रीजन में क्या होगा, कलेक्टर और एमीटर डायोड ऑफ कंडीशन में रहेगी। मतलब कि आपकी डिवाइस कंप्लीटली ऑफ है। इन कट ऑफ डिवाइस इज स्विच्ड ऑफ, डिवाइस स्विच्ड ऑफ है। एक्टिव रीजन में क्या है, एक्टिव रीजन में आपकी एमीटर डायोड ऑन है, मतलब कि एमीटर डायोड बेस एमीटर जंक्शन है आपका, ये फॉरवर्ड बायस में है। और कलेक्टर डायोड जो है बेस कलेक्टर जंक्शन जो आपका है वो रिवर्स बायस में है। ठीक है बच्चों, बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर रिवर्स बायस में है। और तीसरा रीजन होता है सैचुरेशन रीजन। IB इक्वल टू IB सेट के ऊपर वाला जो रीजन रहेगा वो सैचुरेशन रीजन रहेगा। सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, आपकी दोनों डायोड ऑन रहेंगी। दोनों डायोड ऑन रहेंगी मतलब कि बेस एमीटर जो जंक्शन है वो पार्शियली ऑन रहेगा। VCE इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट, ये पहचान होती है बच्चों। VCE जब आपका 0.2 वोल्ट के आसपास आ जाए तो अब समझ लीजिए आपका सैचुरेशन में जा रहा है ट्रांजिस्टर। और VBC आपका फॉरवर्ड बायस होगा, 0.2 के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है बच्चों, इस टेबल को नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, आपको रिमेम्बर करने में आसान रहेगा कि डिफरेंट मोड्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करने के लिए आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर की तरफ चलते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर बच्चों होता क्या है, कल जैसे अपन ने डिस्कस किया था थर्मल रनअवे। थर्मल रनअवे की मेन प्रॉब्लम क्या थी, थर्मल रनअवे की मेन प्रॉब्लम ये थी बच्चों की जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO वो इंक्रीज होता जा रहा था। पहले आपका IC का एक्सप्रेशन लिख देंगे, जो मेन एक्सप्रेशन होता है IC प्लस बीटा IC प्लस 1 प्लस बीटा ICBO। ICBO कलेक्टर से बेस की ओर रिवर्स सैचुरेशन करंट ओपन सर्किट। जब कलेक्टर बेस जंक्शन ओपन सर्किट होगा तब जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है, जो रिवर्स डायरेक्शन में जो सैचुरेशन करंट बह रही है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण, उसको ICBO कहते हैं। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे बच्चों, मेनली टेम्परेचर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था कि टेम्परेचर अपन इंक्रीज कर रहे थे, ICBO इंक्रीज हो रहा था, ICBO इंक्रीज हो रहा था, अगेन
IC इंक्रीज हो रहा था, अगेन IC इंक्रीज हो रहा था, अगेन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था। ये साइक्लिक प्रोसेस थी। टेम्परेचर ICBO IC, ठीक है बच्चों, ये साइक्लिक प्रोसेस था। इसके कारण क्या हो रहा था? फाइनली डैमेज, इसके कारण ट्रांजिस्टर डैमेज हो रहा था। ठीक है, तो इसके लिए अपन ने कुछ उपाय ढूंढे थे, कुछ प्रोसीजर ढूंढे थे जिससे इसको बचाया जा सकता है डैमेज होने के लिए। वो क्या थे? एक तो आप सिंक का यूज कर लीजिए, दूसरा अपन ने बाइसिंग पढ़ा था। तो आज अपन बाइसिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी फैक्टर पहले क्यों डिफाइन किया गया? देखिए, स्टेबिलिटी फैक्टर इसलिए डिफाइन किया गया क्योंकि कोई भी सर्किट है, अगर हम उसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल लेते हैं तो सर्किट डिज़ाइन करने के बाद अपन को पता चल जाएगा वो कितना टेम्परेचर पे रह सकता है, कितने वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर पे वो रह सकता है। स्टेबिलिटी फैक्टर होता क्या है? The rate change of collector current IC with respect to collector leakage current ICO at constant beta and IB is called stability factor। बच्चों, इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, कलेक्टर करंट के बदलने की दर, कलेक्टर करंट, रिवर्स कलेक्टर करंट ICO के सापेक्ष कांस्टेंट बीटा और बेस करंट पे इनका जो अनुपात है वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। द रेट चेंज ऑफ कलेक्टर करंट के बदलने की दर विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट के सापेक्ष एट कांस्टेंट बीटा, एक नियत बीटा गेन पे, नियत करंट गेन पे और नियत बेस करंट पे, जो इसका अनुपात है वो स्टेबिलिटी फैक्टर कहलाता है। एक्सप्रेशन क्या है बच्चों इसका? स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू S इक्वल टू DIC डिवाइड बाय DICO। S से डिनोट करते हैं इसको, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखिए, अब ICO निकालना बहुत मुश्किल रहता है सर्किट में, तो अपन फाइनली इसको जो मेन एक्सप्रेशन है आपका वो यूज करके, डिराइव करके, सब कुछ करके लास्ट में ये फॉर्मूला डिराइव कर दिया गया है। ये सब आपको रिमेम्बर करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। ये बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम करेंगे तो याद हो जाएगा। तो फाइनली जो सिंप्लीफाइड, क्योंकि सर्किट में अपन को IB पता होता है, IC पता होता है, इसके अलावा बेस करंट पता होती है, कलेक्टर करंट पता होती है, इसके अलावा अपन को कुछ नहीं पता होता। तो लास्ट में डिराइव करके फॉर्मूला निकल गया है S इक्वल टू बीटा प्लस 1/1 माइनस बीटा DIB डिवाइड बाय DIC। ठीक है, ये आगे काम आएगा जब अपन डिफरेंट सर्किट में स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे। समझ में आ गया बच्चों स्टेबिलिटी फैक्टर? अब आगे बढ़ते हैं बाइसिंग में। और एक बात और, स्टेबिलिटी फैक्टर बच्चों क्या प्रदर्शित कर रहा है? वेरिएशन ऑफ कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स लीकेज करंट। ठीक है, अब ये जो है, ये जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब आपकी कलेक्टर करंट उतनी ज़्यादा वेरी कर रही है, जबकि आपका बीटा फिक्स है और IB फिक्स है। ये इम्पोर्टेंट है। IC आपका जितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कलेक्टर करंट आपकी जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब बीटा जितना अधिक है आपका, उसका मतलब आपके कलेक्टर करंट में वेरिएशन उतना ज़्यादा है। कलेक्टर करंट में अगर वेरिएशन ज़्यादा है, कलेक्टर करंट में अगर वेरिएशन ज़्यादा है
तो फिर कलेक्टर करंट में अगर आपका वेरिएशन ज़्यादा है तो आपका हीट जो हो रहा था, जो आपका थर्मल रनअवे है, उसका चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आपका एम क्या होगा? सर्किट अगर आप डिज़ाइन करेंगे तो आपका एम क्या होगा? आपका एम होगा कि गेन तो उसका हाई हो, पर आपका जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो मिनिमम रहे। पर आपको बता दें, जो मैक्सिमम आप डिज़ाइन कर सकते हैं कोई भी सर्किट जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम रख सकते हैं, वो 1 है, और ये होता है स्टेबिलिटी फैक्टर 1 वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का। वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट का वो आगे हम लोग चेक करेंगे, देखेंगे। अब देखिए बायसिंग सर्किट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड है बायसिंग सर्किट का बच्चों, बेस रजिस्टर मेथड, बेस बायस सर्किट इसको बोलते हैं। ये देखिए बायस करने का मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि आपका डिवाइस चालू हो जाए और बेस एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाए। अगर आपको एक्टिव रीजन में काम कराना है, मतलब आपको एम्पलीफायर की तरह काम कराना है, तो किया क्या गया है? ये आपका कलेक्टर टर्मिनल, ये बेस टर्मिनल, ये एमीटर टर्मिनल। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है? इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। जब आपको इस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है तो फिर आप क्या करेंगे? एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, बैटरी कैसे कनेक्ट करेंगे? बैटरी ऐसे कनेक्ट करेंगे कि आपका ये टर्मिनल आपका निगेटिव रहे, ये टर्मिनल आपका निगेटिव रहे, और ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव रहे। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या किया जा सकता है? ये जा सकता है कि अपन ये डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हैं इसको, पर डायरेक्ट अपन सप्लाई दे देंगे तो फिर इसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा, बेस एमीटर जंक्शन फूंक जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि बेस करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अपन ने पढ़ा था, अगर IB सेट से ज़्यादा हो गई है तो फिर जंक्शन IC बढ़ेगा नहीं, उसके बाद वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और जल भी सकता है वो। ठीक है, अगर पावर बहुत ज़्यादा आपने डिलीवर कर दी ट्रांजिस्टर में जितने की उसकी रेटिंग नहीं है तो। ठीक है बच्चों, तो अब क्या किया? अब अपन ने क्या किया? एक रेजिस्टर लिया VCC, इसको अपन सप्लाई वोल्टेज बोलते हैं। VCC से अपन ने एक रेजिस्टर लिया RB के थ्रू बेस करंट में जोड़ दिया। अब क्या हुआ? ये जो वोल्टेज यहाँ का होएगा VB क्या हो गया? VC माइनस VB अपॉन RB इक्वल टू IB हो गया। ठीक है बच्चों, IB की वैल्यू आ गई। अब अपन का IC क्या हो जाएगा? IC इज इक्वल टू बीटा IB हो जाएगा। सिंपल सर्किट एम्पलीफायर बन गया आपका। IB पता चल गया, IC पता चल गया। ठीक है बच्चों, तो सेम इक्वेशंस का जब अपन इस्तेमाल करके जब इसका निकालते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, तो बच्चों वो कितना आता है? वो स्टेबिलिटी फैक्टर आता है S इक्वल टू बीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, देखिए S इक्वल टू बीटा प्लस 1, ये फॉर्मूला जो कल पिछली पेज में आपको दिखाया गया था, ये यहाँ पे है, दिखाया गया है। और IB की वैल्यू अभी पिछले एक्सप्रेशन लिखा था, IC का एक्सप्रेशन लिखा था, उससे यहाँ पुट करेंगे तो आपका S की वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो इसका स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब कि ये जो आपका बेस बायस सर्किट है इसकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप गेन बढ़ाएंगे तो आपको स्टेबिलिटी से नेगोशिएट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको समझौता करना पड़ेगा। अगर आप हाई बीटा वाला एम्पलीफायर बनाते हैं इस बायसिंग की मदद से, तो आपको समझौता करना पड़ेगा उसकी स्टेबिलिटी से। स्टेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी, उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर अधिक है पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी।
ठीक है बच्चों, ये आपका डिसएडवांटेज रहा है इस बायसिंग का। चलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लेते हैं। दिस बायसिंग सर्किट इज वेरी सिंपल एंड ओनली वन रजिस्टर रिक्वायर्ड। एक रजिस्टर आरबी की मदद से अपन बायसिंग सर्किट बना सकते हैं, पर ये आसान है बनाने के लिए। ये इसके एडवांटेज हैं, ये इसके खासियत है ये इसकी। बायसिंग कंडीशंस कैन इजीली बी सेट एंड कैलकुलेशन और सिंपल, कैलकुलेशन आसान रहती है। देयर इज नो लोडिंग ऑफ सोर्स बाय बायसिंग सर्किट, hence no resistor is employed base emitter junction। बायसिंग सर्किट के लिए अलग से अपन को लोड नहीं, करंट ज़्यादा नहीं लेगा, लोड बायसिंग सर्किट ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि अपन ने रजिस्टर एक्स्ट्रा लगाए नहीं, कम से कम रेजिस्टेंस है। ठीक है बच्चों, डिसएडवांटेज क्या है? स्टेबिलिटी पुअर है, यही डिसएडवांटेज है। और ये जल सकता है, टेम्परेचर राइज के कारण बहुत जल्दी ये खराब हो सकता है। दिस मेथड प्रोवाइड्स पुअर स्टेबलाइजेशन, इट इज बिकॉज देयर इज नो मीन्स टू स्टॉप अ सेल्फ इंक्रीज इन कलेक्टर करंट ड्यू टू टेम्परेचर राइज एंड इंडिविजुअल वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल, बीटा इंक्रीजेज ड्यू टू रजिस्टर रिप्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, सिंपल सेम लिखा हुआ है जो आपको एक्सप्लेन किया गया। दूसरा बायसिंग मेथड है वो आपका है एमीटर बायस। एमीटर बेस बायस सर्किट। एमीटर बायस सर्किट में बच्चों क्या है, देखिए ये सबसे जो बेहतर सर्किट है, सबसे सही सर्किट माना जाता है बायसिंग सर्किट में, वो एमीटर बायस है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी फैक्टर इसका एस रहता है, ये डिपेंड नहीं करता है आपका किसके ऊपर, ये VCE के ऊपर डिपेंड नहीं करता है आपका। मतलब इसमें आपका सबसे स्टेबल सर्किट अगर कहा जाए तो यही है आपका बायसिंग सर्किट। ठीक है, इसमें खासियत क्या है, आपने RE को इंट्रोड्यूस कर दिया है, RE को इंट्रोड्यूस कर दिया है। RE क्या करेगा आपका, अगर आपकी कलेक्टर करंट इंक्रीज होती है, कलेक्टर करंट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, VBE रिड्यूस हो जाएगा, बेस एमीटर जंक्शन का ये वोल्टेज इंक्रीज होने से ये रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर VCE रिड्यूस हो जाएगा। आपका देखिए हुआ क्या, VCE रिड्यूस होने से फर्दर आपका IC रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसकी खास बात होती है एमीटर बायस सर्किट। देखिए ये रहा आपका एमीटर बायस सर्किट में। इसमें क्या हुआ, आपने एक VCC लगा दिया, एक VEE लगाया है। इससे क्या हुआ, जब आपकी करंट फ्लो नहीं कर रही है तो यहाँ का पोटेंशियल भी -VE हो जाएगा। VBE अगर कोई करंट नहीं फ्लो करी तो इधर 0 वोल्ट है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गई है डिवाइस, ये फॉरवर्ड बायस बेस एमीटर जंक्शन हो गया है। आपकी देखिए बायसिंग फिट हो गई है, और आपका ये RE इंट्रोड्यूस करने के लिए एक निगेटिव फीडबैक इंट्रोड्यूस हो गया है सर्किट में। ठीक है बच्चों, stability of emitter bias circuit, the expression of collector current IC for emitter bias circuit is given by, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये स्टेबल Q पॉइंट आपका देता है एमीटर बायस सर्किट। ठीक है बच्चों, एमीटर बायस सर्किट हो गया। तीसरा आपका जो है बायसिंग सर्किट, वो आपका है कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर बायसिंग। कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर बायसिंग, आपको याद होगा फिक्स बायस में अपन ने यहाँ रजिस्टर लगा के इसको दिया था, बेस को सीधे VCC से रजिस्टर लिया था। पर इस बायसिंग सर्किट में क्या है बच्चों, ये फिक्स वहाँ से रजिस्टर ना लेके आपका कलेक्टर से सीधे रजिस्टर को उठाया है इस पॉइंट से। इससे क्या फ़ायदा हुआ,
इससे फ़ायदा ये हुआ बच्चों, जैसे कि पुराना अपन का फिक्स बायस सर्किट था, उसको अपन ने देख लिया था। फिक्स बायस सर्किट में प्रॉब्लम क्या थी? फिक्स बायस सर्किट में उसका स्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा था, तो और वो अनस्टेबल था। जैसे ही आईसी इंक्रीज हो रहा था तो फर्दर आईसी को इंक्रीज करने में फेवर कर रहा था। अब इधर देखिए क्या हुआ। अब इसमें क्या होगा, आईसी आपका इंक्रीज होगा। आईसी इंक्रीज होगा तो फिर अगर आईसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई तो यहाँ का वोल्टेज VCE वो रिड्यूस हो जाएगा। जैसे ही VCE रिड्यूस हुआ तो आपकी IB की वैल्यू, ये VC का वैल्यू कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आईसी इंक्रीज होगा, तो आपकी IB की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। IB की वैल्यू रिड्यूस हुई तो आपका बीटा IB की वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगी। बीटा IB इक्वल टू IC होता है, तो फाइनली आपकी IC इंक्रीज हुआ तो फर्दर IC को ये रिड्यूस कर रहा है, मतलब ये एक निगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये और ज़्यादा स्टेबल है, पर ये स्टेबल उतना नहीं है जितना कि आपका एमीटर बायस सर्किट था। एमीटर बायस सर्किट इंडिपेंडेंट ऑफ VCE एंड बीटा था। ठीक है बच्चों, गेन से उसमें इंडिपेंडेंट था वो गेन से, और वो मदद कर रहा था आईसी को रिड्यूस करने में। पर आपका जो फिक्स बायस सर्किट था, फिक्स बायस सर्किट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस सर्किट 1 प्लस बीटा से लेस होता है। एस जो होता है लेस देन 1 प्लस बीटा होता है, ये आपका कलेक्टर बायस सर्किट में, ये याद रखेंगे। एडवांटेजेस इसके चेक कर लेते हैं। सर्किट आपको दिख गया है, स्टेबिलिटी आपको बता दी गई है, इसकी स्टेबिलिटी लेस देन 1 प्लस बीटा रहेगी। एडवांटेजेस क्या है? मेथड ओनली 1 रेज़िस्टर RB इज रिक्वायर्ड, सिंपल है बनाने के लिए। दिस सर्किट प्रोवाइड्स सम स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट एज डिस्कस्ड बिलो। ठीक है, स्टेबलाइजेशन थोड़ा देता है ये, जैसा कि आपको ऊपर एक्सप्लेन किया गया था, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस RC बिटवीन VCC एंड VB, बेस और VCC के बीच ना लेके इसको RC के नीचे लिया गया है, कलेक्टर से दिया गया है, फीडबैक की तरह काम कर रहा है, इसलिए स्टेबलाइजेशन देता है। पर डिसएडवांटेज क्या है? ये गेन में रिडक्शन कर देता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज। द सर्किट डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, द सर्किट प्रोवाइड्स नेगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस गेन, ये एक इसका प्रॉब्लम है, ये गेन को रिड्यूस कर देता है क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक देता है। बच्चों, ये जो प्रॉब्लम आपको दिख रही हैं, इनको अपन एक बार सेल्फ गो थ्रू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आगे चलते हैं। चौथा जो मेथड है बायसिंग सर्किट है वो वोल्टेज डिवाइडर बायस है। वोल्टेज डिवाइडर बायस जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है, जो बायसिंग टेक्निक है वो रही है वोल्टेज बायस मेथड। सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं, सबसे आसान यही है, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें होता क्या है, जैसा कि नाम से बताया गया है वोल्टेज डिवाइडर। इसमें क्या हुआ, अपन ने VCC को पहले क्या फिक्स बायस में VCC को अपन फिक्स बायस में VCC को अपन RB के थ्रू सीधे दे देते थे। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ है, अब अपन वोल्टेज डिवाइडर बायस में जो आपका VCC वोल्टेज था, उसको अपन ने VCC वोल्टेज को अपन ने डिवाइड कर दिया है R1 और R2 रेजिस्टर की मदद से। R1 R2 की रेजिस्टर की मदद से वोल्टेज को डिवाइड कर दिया है, और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो आपका इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा।
यहाँ पे जो वोल्टेज है आपका इसके करस्पॉन्डिंग VCC के करस्पॉन्डिंग और R1 R2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो वोल्टेज करंट आ जाएगा उससे ये आपका VBE ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसका स्टेबिलिटी फैक्टर जब हम लोग निकालते हैं इस सर्किट का, सर्किट को एनालाइज करके, सर्किट को कैसे एनालाइज करेंगे, जो सर्किट बनाया गया है, देखो बच्चों मैं आपको मेथड बता दे रहा हूँ कैसे उसके सर्किट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड ये है कि आपका यहाँ का वोल्टेज आपको पता है VCC है, अपन थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे इस और इस पॉइंट के बीच में थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आपका कैसा बन जाएगा सर्किट, प्लस माइनस VTH RTH बायसिंग रजिस्टर RE बेसिकली स्टेबलाइजेशन के लिए दिया हुआ है। दूसरा VCC प्लस माइनस VCE। ठीक है, ये आपका RC हो गया। ठीक है, जब आपका VTH निकाल दिया, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो आपको ये सर्किट पता चल जाएगा। जैसे ही आपकी ये करंट पता चल गई, इस करंट की वैल्यू क्या है IB आपको पता चल गया, कोई एक्सप्रेशन होगा, और उसके बाद जैसे ही IB पता चला है तो आपको ये वोल्टेज पता चला। ये सर्किट से आप IC पता कर लेंगे। ठीक है, IB IC का एक्सप्रेशन पता चलते ही आपको DIC डिवाइड बाय DIB पता चल जाएगा। उससे आपका S इक्वल टू S स्टेबिलिटी का जो फॉर्मूला था, उस स्टेबिलिटी का फॉर्मूला आपको लगा के आपको पता चल जाएगा। फाइनली आप निकाल लेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जब इस सर्किट का निकाला जाता है बच्चों तो निकलता है 1। इसका मतलब स्टेबल, ये हाईली स्टेबल, जो जितने भी सर्किट अपन ने देखे हैं उनमें से ये स्टेबल है, स्टेबलेस्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब अपन इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस चेक कर लेते हैं। This is the smallest possible value of S and leads to maximum possible thermal stability. Due to design constraints, R naught RE has a value that cannot be neglected as compared to 1. In actual practice, this circuit may have stable factor around 10. ठीक है बच्चों, इसमें कुछ कंसिडरेशन लिए गए थे। R naught और RE को 1 लिया गया था, लगभग निगलेक्टेड लिया गया था, निगलेक्टेड, ये सब इसकी वजह से ये बनाया था। जनरली मोस्ट स्टेबल आपका थर्मली मोस्ट स्टेबल सर्किट वोल्टेज बायस सर्किट ही है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला गया है जैसा कि मैंने आपको बताया था। IB निकाल लेंगे, IC निकाल लेंगे, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, आपका स्टेबलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा, स्टेबिलिटी फैक्टर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक्स आगे की क्लास में कवर किए जाएंगे। तब तक आप ये प्रॉब्लम जो इसमें लगाई गई हैं, प्रॉब्लम दी गई हैं एग्जाम्पल में, इसको गो थ्रू करेंगे। थैंक यू।